वेटर ने ऑर्डर लाकर सामने रखा तो विवान ने बर्गर की एक प्लेट प्रीति की ओर बढ़ाई, जो अभी भी उससे हैरानी से देख रही थी। विवान ने अपना कॉफी मग उठाया और बोला, तुम भाई की सेक्रेटरी हो प्रीति, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि भाई अहाना से शादी करने जा रहे हैं और संडे को उनकी अहाना के साथ सगाई और 1 महीने बाद शादी है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है विवान? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी तो होनी ही है। बहुत अच्छी लड़की है अहाना मैम, उनकी वजह से ही तो मुझे तुम्हारे भाई की कंपनी में जॉब मिली थी और कल उनकी वजह से ही मैं पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने खुद को बेकसूर साबित कर पाई हूँ और मेरी जॉब जाते जाते बची है। प्रीति की बातें सुनकर विवान ने अपना कॉफी मग नीचे रखा और बोला, नहीं प्रीति, अहाना की वजह से तुम्हारी नौकरी बची नहीं बल्कि जाने वाली थी। वो तो अविनाश की धमकी की वजह से अहाना को तुम्हें बचाना पड़ा और तुम्हारी नौकरी और सम्मान दोनों तुम्हें वापस दिलाना पड़ा। प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी तो विवान ने पूछा, क्या तुमने कभी ये सोचा प्रीति कि आदित्य भाई जैसे ब्रिलियंट बिजनेसमैन से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? क्यों तुम्हारे बनाए ब्लूप्रिंट को भाई ने अहाना के ब्लूप्रिंट समझकर तुम पर अपने ही ब्लूप्रिंट चोरी करने का इल्जाम लगाया। उसकी इस बात ने प्रीति को सोचने पर मजबूर कर दिया और वो उसे एकटक देखने लगी। विवान फिर से बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था प्रीति, वो अहाना ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था। प्रीति चिढ़कर बोली, व्हाट रबिश, अहाना मैम ऐसा क्यों करेगी? उनके पास मेरे साथ ये घटिया खेल खेलने की एक भी वजह नहीं है। विवान तुरंत बोला, बहुत बड़ी वजह है प्रीति, बहुत बड़ी वजह। तुमने अहाना से इतना बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया और क्लाइंट भी तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने अहाना को नहीं बल्कि तुम्हें भाई के साथ अपने होटल की पार्टी में बुलाया और ये बात अहाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। नहीं विवान, तुम्हें उन्हें लेकर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मुझे ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कभी नहीं कहती। उन्होंने तो खुद मुझे ये प्रोजेक्ट हासिल करने का मौका भी दिया था। वो तो मैं ही उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और सर को मेरे बनाए ब्लूप्रिंट्स पसंद नहीं आए। विवान ने तुरंत पूछा, और वही ब्लूप्रिंट क्लाइंट को पसंद आ गए? प्रीति फिर से उसे एकटक देखते हुए सोच में डूब गई। तो विवान फिर से बोला, और उन्हीं ब्लूप्रिंट को चोरी करने का इल्जाम भी भाई ने तुम पर ही लगा दिया, क्यों? प्रीति कोई जवाब नहीं दे पाई तो वो फिर से बोला, ये भी तो हो सकता है कि भाई को तुम्हारे बनाए ब्लूप्रिंट ही पसंद आए हो, पर उन्हें ये पता ही ना हो कि वो ब्लूप्रिंट तुम्हारे थे। मैं समझी नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे ब्लूप्रिंट इतने अच्छे हो कि अहाना ने उन्हें ये कहकर दिखाए हो कि ये उसने बनाए हैं। विवान के इतना कहते ही प्रीति की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसे वो सब याद आने लगा जो हुआ था। उसे याद आया कि जब अहाना और आदित्य ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे थे तो उसने आदित्य को सजेशन दिए थे जो अहाना और आदित्य को बहुत पसंद आए थे। उसके तुरंत बाद अविनाश ने उसके पास आकर उसे ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा था और जब उसने ब्लूप्रिंट तैयार करके अहाना को दिए थे तो अगले दिन अहाना ने आकर उससे ये कहा था कि आदित्य को उसके ब्लूप्रिंट पसंद नहीं आए। प्रीति यही सब सोच रही थी, पर तभी विवान ने अपना फोन उसके सामने कर दिया जिसमें प्रीति को अहाना उसके कैबिन में जाती हुई नजर आई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी विवान ने उससे पूछा, अहाना के हाथ में वही फाइल है ना जो भाई को तुम्हारे कैबिन से मिली थी? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस वीडियो देखने लगी। अहाना उसके कैबिन में फाइल लेकर तो गई पर वापस खाली हाथ आई और फिर हड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि तुम्हारे कैबिन में फाइल किसी और ने नहीं बल्कि अहाना ने ही रखी थी। प्रीति परेशान होकर बोली, आई कांट बिलीव दिस विवान, कि अहाना मैम ने मेरे साथ ये सब किया। विवान ने कॉफी का एक घूंट पिया और बोला, सबूत तो तुम्हारी आंखों के सामने है प्रीति, अब भी तुम्हें कोई शक है? अब मुझे सब कुछ समझ आ गया विवान। जब मैंने आदित्य सर के सामने प्रोजेक्ट के डिजाइन को लेकर अपने सजेशन दिए थे, अहाना मैम तभी समझ गई थी कि मैं ये काम बहुत अच्छी से कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अविनाश सर को मेरे पास भेजा और उनसे ये कहलवा कर मुझसे ये ब्लूप्रिंट बनवाए कि अगर सर को मेरे बनाए ब्लूप्रिंट पसंद आए तो मुझे सर के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। और मैंने खुशी खुशी उनकी बात मानकर सारी रात बैठकर वो ब्लूप्रिंट तैयार कर दिए। हाँ प्रीति, ठीक समझा तूने। मैंने प्रेजेंटेशन वाले दिन की सारी फुटेज चेक की है। क्लाइंट के आने के बाद अहाना जब अपने कैबिन में ब्लूप्रिंट लेने पहुंची तो शायद उसे फाइल मिली नहीं, पर तुमने सिचुएशन को संभालते हुए क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे दी।
और अहाना ने जो खेल तुम्हारे साथ खेला था वो उस पर ही उल्टा पड़ गया और तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया। यही बात अहाना को चुभ गई और उसने ये फाइल तुम्हारे कैबिन में रखकर तुम पर ब्लूप्रिंट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया और फिर से प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। पर उससे इस पूरे खेल में एक चूक हो गई कि उसने अविनाश से कहकर तुमसे ब्लूप्रिंट्स बनवाए, इसलिए अविनाश समझ गया कि ये सब अहाना ने किया है। उसने तो सच जानने के बाद अहाना को बहुत लतेड़ा भी प्रीति, पर अहाना ने उसके सामने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। अविनाश दोस्ती के हाथों मजबूर होकर अहाना का सच भाई को तो नहीं बता पाया, पर उसने अहाना के सामने ये शर्त रख दी कि उसे तुम्हें भाई के सामने बेकसूर साबित करना होगा, वरना वो भाई को जाकर सच बता देगा। अहाना जानती थी कि भाई को झूठ और फरेब से नफरत है। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वो उसे कभी माफ नहीं करते। बस इसलिए अहाना के पास अविनाश की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रीति परेशान होकर बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा विवान कि अहाना मैम ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए इतना कुछ किया। मैं तो उनकी इतनी इज्जत करती थी कि अगर वो मुझसे कहती कि वो ये प्रोजेक्ट करना चाहती है तो मैं मुस्कुराते हुए उन्हें खुद ही प्रोजेक्ट दे देती। उन्हें ये सब करने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं। तभी विवान ने पूछा, सब कुछ जानने के बाद क्या तुझे अभी भी लगता है कि अहाना मेरे भाई के लिए सही लड़की है? प्रीति फिर से उसे हैरानी से देखने लगी और फिर सोच में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो विवान से क्या कहे। तभी विवान फिर से बोला, प्रीति मैं 100% श्योर हूँ कि अहाना मेरे भाई से नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार करती है। पर आदित्य सर तो उनसे प्यार करते हैं विवान, तुमसे किसने कहा? भाई ने, विवान ने पूछा। तो प्रीति ने आहिस्ता से ना में अपना सिर हिला दिया। प्रीति अहाना पिछले 3 साल से भाई के पीछे पड़ी है और भाई ने कभी उसे घास नहीं डाली, पर जब भाई किसी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान गए तो ना जाने वहां क्या हुआ कि वहां से लौटते ही उन्होंने सडनली अहाना से शादी करने का फैसला कर लिया। और यकीन मानो, मैं और मेरी पूरी फैमिली उनके इस फैसले से बहुत खुश भी थी। पर जब से भाई और अहाना का रिश्ता पक्का हुआ है, मैंने अहाना में कुछ ऐसे बदलाव देखे जिससे मुझे उस पर शक होने लगा था। और कल जब मैं भाई से मिलने ऑफिस पहुंचा तो वहां जो कुछ भी मैंने देखा और सुना, उससे मेरा शक यकीन में बदल गया। पर विवान, मैं मानती हूँ कि अहाना मैम ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, पर यह भी तो हो सकता है कि वो सच में सर से प्यार करती हो और तुम्हारा शक गलत हो। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उसकी एक वजह शायद ये थी कि उन्हें हर वक्त मेरा सर के आसपास रहना पसंद नहीं हो। और जो कुछ भी पिछले 3 दिन में हुआ उससे ये साबित तो नहीं होता कि अहाना मैम सर से नहीं उनकी दौलत से प्यार करती हैं। प्रीति की बातें सुनकर विवान बोला, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ कि शायद मैं गलत हूँ और अहाना मेरे भाई से प्यार करती है। पर कल अगर भाई की शादी के बाद पता चला कि अहाना को लेकर मैं राइट था तो? विवान के इस सवाल पर प्रीति एक बार फिर सोच में पड़ गई। वो हैरान परेशान सी विवान को देखने लगी और विवान ने फिर से पूछा, तूने जवाब नहीं दिया, तुम मुझसे क्या चाहते हो विवान? तभी प्रीति ने पूछा। विवान ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली थामी और बोला, अहाना की असलियत भाई के सामने लाने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, बोलो करोगी मेरी मदद? प्रीति ने हैरानी से पूछा, पर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ विवान? ये तुम्हारा फैमिली मैटर है। आदित्य सर तुम्हारे बड़े भाई और अहाना मैम तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। मुझे इन सब के बीच में नहीं आना चाहिए, ये गलत है। और फिर मैं तो सिर्फ आदित्य सर की एक एम्प्लॉय हूँ। अगर मैंने अहाना मैम के खिलाफ उनके सामने कुछ भी कहा तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएंगी। विवान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं जाएगी, क्योंकि तुझे भाई से कुछ कहना नहीं है। तुझे बस कुछ ऐसा करना है जिससे अहाना फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही अपना असली चेहरा सबको दिखा दे। मैं समझी नहीं, मैं समझाता हूँ, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अहाना का सच सबके सामने लाने में मेरी मदद करोगी ना? प्रीति कुछ पल सोचकर बोली, तुम मेरे दोस्त हो विवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि दिल्ली में तुमने मेरी हजारों बार मदद की है। पर विवान, मुझे अभी भी यही लगता है कि मेरा तुम्हारे भाई और अहाना मैम के बीच पड़ना सही नहीं होगा। तुम खुद भी तो आदित्य सर के सामने सच ला सकते हो ना? मैं ही सच भाई के सामने लेकर आऊंगा, पर यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता प्रीति, मुझे बस तेरी मदद चाहिए। प्रीति चिढ़कर बोली, पर मेरी ही मदद क्यों चाहिए तुम्हें विवान? बहुत मुश्किल से मेरे और आदित्य सर के बीच सब कुछ ऑल इज वेल हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करके खुद को किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती।
और मुझे कोई शौक नहीं है शेर की गुफा में जाने का। आदित्य सर तो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। और अहाना मैम, मैंने उनसे सिर्फ उनका प्रोजेक्ट छीना तो उन्होंने मेरे साथ इतना कुछ कर डाला। कहीं अगर मेरी वजह से उनसे उनका प्यार छिन गया तो वो मेरे साथ क्या करेगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज विवान, इन सब से मुझे दूर रखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो उठकर वहां से जाने लगी, पर विवान उसकी कलाई पकड़कर बोला, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अब चलो ये बर्गर खत्म करो, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। प्रीति बिना कुछ कहे बैठ गई और चुपचाप बर्गर खाने लगी। विवान ने कॉफी का एक घूंट पिया और परेशान होकर सोच में पड़ गया। उसे परेशान देखकर प्रीति फिर से बोली, विवान अगर तुम्हें किसी और चीज में मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आंख बंद करके तैयार हूँ, पर आदित्य सर के किसी भी मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, प्लीज नाराज मत होना। पागल है क्या, इतनी सी बात के लिए मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहती, पर तुम टेंशन मत लो, मैं अपने भाई को उस अहाना से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वो भी बर्गर खाने लगा। प्रीति भी कॉफी पीते हुए मन ही मन बोली, आई एम सॉरी विवान, पर मैं जिन हालातों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हूँ उसके बाद अब मैं अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं चाहती। बस एक बार मैं आदित्य सर की, मेरे परिवार को लेकर गलतफहमी दूर कर दूं। उसके बाद मैं अपने दादा सा के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इधर आदित्य बेड पर लेटा हुआ था और उसका पूरा परिवार उसके आसपास था। सुमन उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी और लता उसके पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मालिश कर रही थी। जानकी भी उसके सिरहाने बैठी थी। आदित्य को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोला, अच्छा होता जो मैं हफ्ते में कम से कम एक बार बीमार जरूर पड़ता। मेरी पूरी फैमिली यूं मुझे घेर कर तो नहीं बैठी रहती। 7 सालों बाद मुझे फीवर क्या आ गया। पूरा घर ऐसे परेशान हो रहा है जैसे मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सबसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं इसमें और बर्फ डालकर ले आती हूँ। तभी सुमन बोली। लता ने सिर हिला दिया तो वो उठकर चली गई। उनके जाते ही आदित्य अपनी दादी से बोला, दादी अब तो मेरा फीवर और सर दर्द दोनों कम हो चुका है, अब तो आप लोग मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। लता गुस्से में बोली, ये क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, हमने क्या तेरे हाथ पैर बांध रखे हैं। डॉक्टर साहब ने तुझे आराम करने के लिए कहा है तो तू बस आराम करेगा। ठीक है, पर प्लीज मेरे लिए एक कॉफी तो ले आइए। ये सुनकर लता उठकर बोली, ठीक है लाती हूँ, पर तुझे कॉफी नहीं मिलेगी, अदरक और तुलसी के पत्तों वाली चाय मिलेगी, अभी लेकर आती हूँ। आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़कर जानकी से बोला, दादी यार मैं अब ठीक हूँ, प्लीज मुझे ऑफिस जाने दीजिए, आज मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। जानकी गुस्से में बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे बेटा, और न ही अब आप दोबारा ऑफिस जाने की बात करेंगे, वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आदित्य कुछ नहीं बोल सका। इधर विवान ने ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी रोकी तो प्रीति मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई और उसने विवान से पूछा, तुम अंदर नहीं आओगे। नहीं प्रीति, इस वक्त नहीं, भाई ऑफिस आ चुके होंगे, अगर मैं अंदर आया तो 100 सवाल करेंगे, तुम जाओ, शाम को मिलते हैं, बाय। विवान बोला। प्रीति ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला दिया तो विवान मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। प्रीति कुछ देर वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही और फिर विवान की बातों के बारे में सोचते हुए ऑफिस के अंदर आ गई। वो अपने कैबिन की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर अहाना पर पड़ी, जो सामने से कुछ फाइल्स हाथों में लिए चली आ रही थी। उसके कदम रुक गए। अहाना उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रीति। गुड मॉर्निंग मैम। अहाना ने कुछ फाइल्स उसकी ओर बढ़ाई। प्रीति, ये अकाउंट की कुछ फाइल्स हैं जिन्हें टैली करना है। आज अविनाश साइट पर विजिट के लिए गया है, उसे आने में 2 घंटे लग जाएंगे, प्लीज ये काम जल्दी खत्म कर देना। अहाना ने इतना कहकर सारी फाइल्स प्रीति के हाथों में थमा दी और जाने लगी। तभी प्रीति बोली, 1 मिनट मैम। अहाना के कदम रुक गए और उसने पलटकर प्रीति की ओर देखा। प्रीति फाइल्स हाथों में लिए उसके पास आई और उसने वहीं एक डेस्क पर सारी फाइल्स रख दी और उसे चेक करते हुए बोली, मुझे फाइल्स आपके सामने चेक कर लेने दीजिए मैम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पर फिर से कोई आपकी फाइल्स चोरी करने का इल्जाम लगाए। और वैसे भी अविनाश सर ने ही कहा है कि मुझे अपनी आंखें और कान खुले रखकर काम करना चाहिए।
अहाना उसकी बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई, पर प्रीति एक एक फाइल्स खोलकर चेक करने लगी। ऑफिस का सारा स्टाफ भी उसे ही देख रहा था। अहाना ने जब सबको खुद को इस तरह देखते हुए देखा तो वो प्रीति को घूरने लगी, पर चाहकर भी वो उससे कुछ बोल नहीं सकी। प्रीति सारी फाइल्स देखकर बोली, 6 अकाउंट की फाइल्स है मैम, 2 लोनावाला वाली साइट की, 1 दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की और 3 फाइल्स वसोवा में चल रहे प्रोजेक्ट की हैं। मैं अकाउंट टैली कर देती हूँ। इतना कहकर वो सारी फाइल्स लेकर अपने कैबिन में आ गई। अहाना उसकी इस हरकत से आग बबूला हो उठी और मन ही मन बोली, 2 कौड़ी की विलेजा गर्ल, जिसे मैं सीधी साधी लड़की समझ रही थी। सर ने सबके सामने इससे माफी क्या मांग ली, इसके तो पर ही निकल आए हैं। इसने मेरे ही ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट की है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो गुस्से में भनभनाती हुई अपने कैबिन की ओर चली गई। प्रीति ने भी सारी फाइल्स अपनी टेबल पर रखी और फिर मिरर वॉल की ओर बढ़ने लगी। उसने पर्दा हटाकर आदित्य के कैबिन में देखा, पर वो वहां नहीं था। वो परेशान होकर बोली, सर तो कभी लेट नहीं होते, तो फिर आज अब तक क्यों नहीं आए? या फिर आ गए हैं और ऑफिस के किसी और कैबिन में बैठकर काम कर रहे हैं? पर प्रीति, अगर आ गए होते तो अब तक उन्होंने तुझे फोन करके कॉफी का ऑर्डर दे दिया होता। एक काम करती हूँ, सर के मोबाइल नंबर पर फोन करके उनसे कॉफी के लिए पूछ लेती हूँ। वो तुरंत अपनी टेबल के पास आई और फोन का रिसीवर उठाकर आदित्य का नंबर डायल करने लगी। आदित्य अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसने जैसे ही अपने फोन की रिंगटोन सुनी तो हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और कॉल रिसीव की। हेलो। आदित्य की आवाज सुनकर प्रीति ने घबराकर रिसीवर नीचे रख दिया। आदित्य ने अपना फोन देखा और मन ही मन बोला, ये ऑफिस से मुझे कौन फोन कर रहा है? जरूर वो इडियट लड़की प्रीति ही होगी। प्रीति घबराकर अपना दुपट्टा अपनी उंगली पर लपेटते हुए कैबिन में टहलने लगी। वो खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, प्रीति तू भी ना ढूंढ ढूंढ कर अपने पास मुसीबत बुलाती है। क्या जरूरत थी तुझे उन्हें फोन करने की? और अगर फोन किया ही था तो तुझे बात भी करनी चाहिए थी, फोन क्यों काटा तूने? अब देखना, इस बात के लिए भी वो तुझे ढेरों बातें सुनाएंगे। तभी टेबल पर रखे फोन की बेल बजने लगी। प्रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये सर का ही फोन होगा। प्रीति, आज तो तू गई। उसने डर के मारे फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद फोन की बेल बजना अपने आप बंद हो गई। प्रीति ने सुकून की सांस ली। तभी बेल फिर से बज उठी। फोन उठा प्रीति। फोन उठाकर उनसे बात करेगी तो शायद आज तू बच जाए, वरना आज तेरी नौकरी जाना तय है। इतना कहकर उसने हिम्मत करके रिसीवर उठाया। उसके रिसीवर उठाते ही आदित्य गुस्से में बोला, मेरे ऑफिस में तुम्हें मेरे फोन अटेंड करने के लिए रखा गया है प्रीति, तो बेहतर होगा जितनी जल्दी हो सके तुम अपना काम करना सीख जाओ। जी सर, मेरा मतलब सॉरी सर, प्रीति हड़बड़ाते हुए बोली। आदित्य ने चिढ़कर पूछा, अब बताओगी कि फोन क्यों कर रही थी तुम मुझे? प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, वो बस ये पूछना था कि आपके लिए कॉफी ले आऊं क्या? आज तुम्हें ऑफिस में कहीं नजर आया मैं? आदित्य का सवाल सुनकर प्रीति ने पहले तो उसके कैबिन में झांका और फिर अपने कैबिन से बाहर देखकर बोली, नहीं तो, पर मैंने सोचा कि आप अपने कैबिन में नहीं हो तो ऑफिस में कहीं और बैठकर काम कर रहे होंगे, इसलिए तो मैंने खुद आपको कॉफी के लिए पूछा। आदित्य इरिटेट होकर बोला, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी प्रीति जी, जब आपसे मैं खुद कॉफी मंगवाता हूँ तो आप या तो उसे चाशनी बनाकर ले आती हो या फिर लाती ही नहीं हो, और आज जब मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो आपको मुझे कॉफी पिलाने का भूत सवार हुआ है। अब अगर आपको मुझे कॉफी पिलाने का भूत चढ़ा ही है तो मैं अभी उतार देता हूँ। जी? प्रीति ने हैरानी से पूछा। आदित्य गुस्से में बोला, कल तुम्हारी वजह से बारिश में भीगने से आज मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, पर तुम्हें तो मुझे कॉफी पिलानी है। तो अब एक काम करो, रिसेप्शन पर जाओ और रिया से मेरे घर का एड्रेस लो और फिर एक गर्म कॉफी लेकर सीधे मेरे घर आओ, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। उसके इतना कहते ही प्रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई तो आदित्य फिर से बोला, और हाँ, कॉफी ठंडी नहीं होनी चाहिए वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए जल्दी आओ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी और मुस्कुराने लगा। उसके कमरे के बाहर नाश्ता लेकर खड़ी जानकी ने जब उसे प्रीति से फोन पर ये सब कहकर मुस्कुराते देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोली, कुछ तो बात है इस बच्ची में जो हमारा आदित्य मुस्कुराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में उनके चेहरे पर एक चमक सी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि हमारे आदित्य फिर से जिंदगी की तरफ लौटने लगे हैं। आज आदित्य ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो हम आराम से ऑफिस जाकर प्रीति से मिल सकते हैं
और उनके बारे में जान भी सकते हैं। वो मुस्कुराते हुए नाश्ता लेकर अंदर आई और उन्होंने नाश्ते की ट्रे बेड पर रख दी। पर आदित्य अभी भी प्रीति के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी दादी उसके पास है। जानकी ने उसे इस तरह मुस्कुराते देखा तो बोली, बेटा नाश्ता कर लीजिए। आदित्य ने चौंक कर पूछा, आपने कुछ कहा दादी? हमने कहा कि नाश्ता कर लीजिए। आदित्य ने ट्रे उठाए और चुपचाप नाश्ता करने लगा। जानकी उसे इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने उससे पूछा, वैसे बेटा आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं दादी, उस बेवकूफ लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। कल जब मैंने उससे कॉफी मंगवाई थी तो 5 शुगर क्यूब डालकर ले आई थी, और फिर जब मैंने डांटा तो उसने कॉफी लाने से मना कर दिया। और आज जब मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मुझे फोन करके पूछ रही है कि सर आपके लिए कॉफी ले आऊं। सच में पागल लड़की है। कल भी बारिश में बच्चों के साथ बच्ची बन गई और उसकी वजह से मुझे भी उसके साथ भीगना पड़ा। पागल लड़की। ये सुनकर जानकी ने पूछा, किसकी बात कर रहे हैं आप? आहाना की। प्रीति की बात कर रहा हूँ दादी, आदित्य ने फट से जवाब दिया। तो जानकी उसकी ओर देखकर बोली, पर हमें तो आपको इतना खुश देखकर लगा कि आप इतनी देर से आहाना की बात कर रहे थे। उनके इतना कहते ही आदित्य की ब्रेड उसके हाथ में ही रह गई और वो उनकी ओर देखने लगा। उसका चेहरा देखकर जानकी मुस्कुराते हुए बोली, आप नाश्ता कर लीजिए, हम मंदिर होकर आते हैं। पर खबरदार, जो आप हमारी गैरमौजूदगी में घर से बाहर भी निकले और आपने ऑफिस जाने का सोचा भी तो। पर दादी, इतनी बारिश में आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? बारिश बंद हो तब चली जाइएगा, आदित्य बोला। जानकी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ। हम गाड़ी से जाएंगे बेटा, और मंदिर तो पास ही है। आप अपना नाश्ता खत्म करके आराम करिएगा, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो उठकर चली गई। उनके जाते ही आदित्य फिर से प्रीति के बारे में सोचने लगा। मैं दादी के सामने प्रीति की बातें क्यों कर रहा था? ये लड़की ना ऐसी हरकतें करती है कि मैं आजकल दिन भर सिर्फ इसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। इधर प्रीति परेशान सी अपनी चेयर पर आकर बैठी और बोली, प्रीति, सारी दुनिया मुसीबतों से दूर भागती है, उन्हें देखकर अपना रास्ता बदलने की कोशिश करती है, पर तू तो मुसीबतों को ढूंढ ढूंढ कर अपने पास बुलाती है। क्या जरूरत थी तुझे आदित्य सर को खुद फोन करके कॉफी के लिए पूछने की? अब क्या करेगी तू? अगर कॉफी लेकर उनके घर नहीं गई तब भी तेरी नौकरी गई, और अगर कॉफी लेकर उनके घर चली गई तब भी तेरी नौकरी गई, क्योंकि सर ने तो साफ कह दिया है कि कॉफी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हे ठाकुर जी, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी नौकरी बचाऊं? बस आज आखिरी बार मेरी नौकरी बचा लीजिए। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में आए। प्लीज ठाकुर जी, मुझे बचा लीजिए। तभी वहां रिया आ गई और अंदर आते ही बोली, प्रीति, आज आदित्य सर ऑफिस नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज की उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। प्रीति ने बच्चों की तरह उदास होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो रिया ने पूछा, तुझे क्या हुआ जो ऐसा मुंह बना रखा है? उसके इतना पूछते ही जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ, प्रीति ने उसे सब कुछ बताया। रिया ने अपनी हथेली अपने सिर पर दे मारी और बोली, तेरी प्रॉब्लम क्या है प्रीति? तू सुकून से नहीं जी सकती क्या? क्यों हर रोज एक नया कारनामा करती है? जब सर तुझे ऑफिस में नजर नहीं आ रहे थे तो तुझे क्या जरूरत थी उन्हें फोन करके कॉफी के लिए पूछने की? अब देती हूँ तुझे सर के घर का एड्रेस, जा उनके घर और देकर आ सर की कॉफी। प्रीति मुंह बनाने लगी। उसे इतना परेशान देखकर रिया की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख प्रीति गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और उसने गुस्से में पूछा, यहाँ मेरी नौकरी जा रही है और तू हंस रही है? तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? रिया हंसते हुए बोली, तेरी जैसी पागल लड़की की मेरे अलावा और कौन बेवकूफ दोस्त होगी? प्रीति, थोड़ा तो दिमाग से काम लिया कर। कल मैंने तुझे बताया था ना, उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं, तो वो तुझसे कॉफी क्यों मंगवाएंगे? बस ऐसे ही तुझे परेशान कर रहे होंगे। तूने खुद से उन्हें फोन करके कॉफी के लिए पूछा ना, इसलिए तुझे वहां कॉफी लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सी बात के लिए सर कभी किसी की नौकरी नहीं छीनते, समझी? अब उनके बारे में सोचना बंद कर और अपना काम कर, वरना वक्त पर काम खत्म न करने की वजह से तेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। जल्दी से सर की आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। इतना कहकर रिया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रीति गुस्से में खुद से बोली, तू सच में बेवकूफी है जो सर के मजाक को भी नहीं समझी। कल भी उन्होंने तुझे ये कहकर बेवकूफ बनाया था कि उन्हें डायबिटीज है,
और आज फिर तेरी खिंचाई कर रहे थे और तू कल की तरह आज भी उनकी बातों में आ गई। बेवकूफ लड़की। खुद से इतना कहकर उसने टेबल पर रखे फोन को देखा और चुपचाप अपना काम करने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।